नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है सिद्धार्थ वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, पाचन तंत्र। तो सबसे पहले ये देखते हैं, जो हम खाना खाते हैं जिस फॉर्म में, क्या हमारे ब्लड में ये इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है क्या? ऐसा नहीं है। ये जो हम जो खाना खाते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, उसके साइज बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और इसे क्या किया जाता है, ये हमारे ब्लड में इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं। इसे क्या किया जाता है, इसके ऊपर इंजाइम्स एक्ट करते हैं। उसके बाद ये क्या होता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, सरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, सरल रूप में। और उसके बाद ये जो होते हैं हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ब्लड में एब्जॉर्ब होता है ये हमारे सेल्स तक पहुंचते हैं। उसके बाद वहां पे हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, डाइजेशन जो है यह एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल बोलने का रीजन ये है, हिंदी में इसे मैकेनिकल को बोलते हैं यांत्रिक, एंड बायोकेमिकल को बोलते हैं जीवन रसायन। तो मैकेनिकल बोलने का रीजन सबसे पहले देखते हैं, जो हम खाना खाते हैं इसके साइज बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। फिर इसे क्या करते हैं, दांत से कटिंग करके छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए उसे मैकेनिकल प्रोसेस बोलते हैं। और उसके ऊपर जो होते हैं, जो छोटे फॉर्म में जो कन्वर्ट हुए फूड, इसके ऊपर इंजाइम्स एक्ट करते हैं। इस वजह से इसे बायोकेमिकल प्रोसेस बोला जाता है। मैकेनिकल प्रोसेस दो जगह इन्वॉल्व होते हैं, एक तो सबसे पहला माउथ में दांत से कटिंग करने का, और दूसरा है इसोफेगस में, आहार नली में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ये दोनों मैकेनिकल प्रोसेस है। जैसे ये हमारा इसोफेगस है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहने का मतलब होता है इस तरीके से फोर्स लगता है, प्रेशर लगता है और खाना जो होता है नीचे की ओर ट्रांसफर होता है। अब हम आगे देखते हैं, जो हम खाना खाते हैं, भोजन जो लेते हैं, उसे हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। किसी भी जो भी खाना हम लेते हैं, तो जो हम खाना लेते हैं उसके फॉर्म में हो सकता है कार्बोहाइड्रेट हो, या प्रोटीन हो, या विटामिन हो, या फैट और लिपिड हो। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसको क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज के फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया जाता है, तब उसके बाद ये जो होते हैं हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। उसी तरीके से प्रोटीन जो होता है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसे क्या किया जाता है, सिंपल फॉर्म एमिनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फैट जो होते हैं वसा और लिपिड, इसको भी एक सिंपल फॉर्म जो होता है इसका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है। ये इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं हमारे ब्लड में और सेल्स तक पहुंचते हैं। अब हम आगे देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कौन से ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं और इसके प्रोसेस क्या है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जो कि इजीली वे में हमें समझ में आए। तो सबसे पहला जो है हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद पढ़ेंगे उससे जो रिलेटेड एसोसिएटेड ग्लैंड्स है वो सारे ग्लैंड्स पढ़ेंगे। फिर तीसरे फॉर्म में पढ़ेंगे हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, पाचन का प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल, आहार नली। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है माउथ टू एनस तक होता है, मुंह से लेके जो एनस जो होता है गुदा यहां तक होता है। ये एलिमेंट्री कैनाल पूरे कंप्लीट कहलाते हैं। और इसकी लेंथ कितनी होती है, 6 से 9 मीटर होती है। फिर एसोसिएटेड ग्लैंड्स हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो पाचन से सहायक ग्रंथि जो है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है ग्लैंड्स, इसमें क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड, फिर आगे पढ़ेंगे पेनक्रियाज पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में अग्नाशय बोला जाता है। फिर लीवर पढ़ेंगे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन तीसरे फॉर्म में। तो हम सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन बॉडी में, इंसान के शरीर में डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें माउथ इन्वॉल्व होता है। फिर उसके बाद जब माउथ से जो फूड आगे बढ़ता है तो ये कहाँ आता है, ईसोफेगस तक। फिर ईसोफेगस से जो ये खाना नीचे आएगा, फिर यहाँ पे कहाँ पे आएगा, स्टोमक में। तीसरा ऑर्गन क्या इन्वॉल्व होगा, स्टोमक। फिर स्टोमक के बाद जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में आएगा। फिर उसके बाद जो है ये बड़ी आंत में खाना जाएगा। फोर्थ ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व होगा डाइजेशन में,
स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फिफ्थ ऑर्गन जो है लार्ज इंटेस्टाइन। ये 5 ऑर्गन को अच्छे से याद रखना है, माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। बस ये 5 ऑर्गन को याद रखना और इजी वे में आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में जो है सबसे पहला पढ़ेंगे आहार नली में माउथ और बक्कल कैविटी, मुख या मुख गुहा। माउथ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, एक टीथ पढ़ेंगे माउथ में और दूसरा पढ़ेंगे टंग, जीव। तो टीथ के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग टीथ का स्ट्रक्चर, उसका बनावट क्या, टीथ का क्या रोल होता है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं टीथ को जो है, दांत को 3 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला जो है क्राउन, ये यहां से लेके ये वाला पोर्शन जो है क्राउन कहलाता है। फिर दूसरा पोर्शन है नेक और तीसरा पोर्शन है रूट, जिसे हिंदी में मसूड़ा बोला जाता है। हम लोगों ने टीथ को 3 भाग में डिवाइड कर लिया। अब देखते हैं क्राउन वाले पोर्शन में जो हम आप लोगों ने देखा होगा, जो कि दांत का जो उजला वाला पोर्शन, व्हाइट पोर्शन जो होता है, उसे क्या बोला जाता है, इनामेल बोला जाता है। हिंदी में इसे दंतवल्क बोलते हैं। ये जो इनामेल जो है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, इंसान के सबसे हार्ड पार्ट कौन सा कहलाता है, ये इनामेल कहलाता है। कभी भी यदि पूछा जाए इंसान के शरीर में कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे हार्ड होता है, वो है इनामेल। इनामेल में जो हार्ड होने का रीजन क्या है, तो सबसे पहले इसमें पानी जो होता है सबसे कम होता है, ना के बराबर होता है, वो होता है 0% के बराबर। और ये देखते इनामेल बना हुआ किस चीज का होता है, दंतवल्क जो है किस चीजों से बना हुआ है। ये इनामेल जो है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। फिर इसके बाद जो है व्हाइट के पोर्शन के अंदर में जो है डेंटाइन है। और ये जो रेड कलर का आप लोग देख रहे हैं, जिसमें ये नर्व्स जो है इसे बोलते हैं पल्प कैविटी, लुगदी गुहा हिंदी में बोलते हैं। इसी पल्प कैविटी में जो होता है नर्व्स रहते हैं, नर्व्स इसी से निकलते हैं और यहां से ये नर्व्स जो है यहां से सिग्नल लेके हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और जिस वजह से हमें यदि टीथ में कोई भी डिफेक्ट रहता है तो ये हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है। तो अब हम आगे देखते हैं। टीथ का तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया। अब टीथ के रिगार्डिंग टीथ का काम क्या है, ये सारा चीज देखते हैं। टीथ के कितने प्रकार है, दांत के कितने प्रकार है, ये सारा चीज हम आगे देखते हैं। टीथ का सबसे मेन रोल है कटिंग ऑफ फूड, खाना को कट करने में का सबसे बड़ा रोल है। जो हमारे माउथ में जो खाना जो छोटे छोटे फॉर्म में जो कन्वर्ट होते हैं, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, बोलस बोला जाता है। ये जो खाना जो रहा, इसे क्या किया जाएगा, इसके ऊपर टीथ का जो भी एक्शन होगा उसका जो छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस। मैमल्स और ह्यूमन में जो होते हैं, वुमेन में कितने तरह के टीथ होते हैं, मानव में 4 तरह के टीथ होते हैं। कौन कौन से टीथ होते हैं, सबसे पहले देखते हैं इंसीजर, इसको हिंदी में बोला जाता है कृतक। इस इंसीजर को, कृतक को है स्माइल टीथ भी बोला जाता है। स्माइल टीथ बोलने का रीजन ये है जो कि जब हम लोग जब भी स्माइल करते हैं तो सबसे पहले ये चारों टीथ जो होते हैं, ये इंसीजर टीथ, ये सबसे पहले दिखते हैं, इस वजह से इसे स्माइल टीथ बोला जाता है। इसका काम क्या होता है स्माइल टीथ का, इंसीजर का, कटिंग करने में, काटने के काम आता है। इन द सेंस जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो खाना को जो काटते हैं, कौन से टीथ का इसका यूज होता है, कटिंग करने में इंसीजर का रोल होता है। इंसीजर के नंबर कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये देखिए सबसे पहले जो आगे का जो आपको ये जो 4 दांत दिख रहा है, 1 2 3 4, ये इंसीजर है। 8 बोलने का रीजन ये है, लोअर जॉ में जो है, नीचे वाले जॉ में 4 होते हैं और अपर वाले जॉ में 4 होते हैं। देखिए यहाँ पे 4 ये है और ये 4 रहा, टोटल 8 हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट टीथ जो है कैनिन है। इसका रोल क्या है, चीरने फाड़ने का काम होता है। आप देख रहे होंगे साइड में जो एक नुकीला सा जैसा जो होता है दांत जो है, इसे कैनिन बोलते हैं। ये कार्निवोरस जो होते हैं, मांसाहारी जो भी जानवर होते हैं, उसमें जो ये कैनिन्स होता है, ये ज्यादा डेवलप होते हैं क्योंकि उसे मांस को चीरने फाड़ने में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इस टीथ की। इसके नंबर कितने हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, देखिए एक तो ये रहा एक साइड, दूसरी साइड ये रहा और 2 ऊपर जो है अपर जॉ में 2 रहा, तो टोटल कितने हो गए, 4।
फिर हमारा नेक्स्ट टीथ है प्रीमोलर, जिसको हिंदी में अर्धचवर्णक बोलते हैं। प्रीमोलर का रोल क्या है? ग्राइंडिंग का काम है, पीसने का। और इसका नंबर कितना है? 8 है प्रीमोलर का। देखिए यहाँ पे प्रीमोलर कितना दिया हुआ है, 2 एक साइड है, 2 इस साइड है, 2 2 4 हो गए और 4 ऊपर में, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। फिर हमारा नेक्स्ट टीथ है मोलर, चवर्णक, जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसका काम है मिक्स विथ सलाइवा, ये खाना को लार से मिलाता है और इसका नंबर 12 है। जब हम खाना चबाते हैं, जब ये हमारे मोलर टीथ के पास पहुंचता है, वहां पे सलाइवा से वो फूड मिक्स होते हैं, ये रोल होता है किसका? मोलर का। और इसके नंबर कितने होते हैं? 12। इधर देखिए एक साइड 3 है, 3 इस साइड पे आपको 3 मिल जाएगा और 6 हो गए, 6 ऊपर होंगे। टोटल कितने हैं नंबर इसके? 12। अब हम आगे देखते हैं ह्यूमन टीथ कॉल्ड, माना इंसान के अंदर जो टीथ होते हैं उसके नंबर पे के बेसिस पे, उसके कितने तरह के होते हैं, उसके अरेंजमेंट के बेसिस पे 3 तरह में डिवाइड किया गया है। एक पहला है हेटेरोडंट, मीन्स विषम दंती। हेटेरो मतलब होता है अलग अलग, मतलब डिफरेंट तरह के टीथ जो होते हैं। आप लोगों ने देखा भी कौन कौन से टीथ होते हैं? इंसीजर होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्रीमोलर होते हैं, मोलर होते हैं। 4 अलग अलग तरह के दांत है, इस वजह से इसे हेटेरोडोंट बोलते हैं। फिर दूसरा बोला जाता है थीकोडोंट, मीन्स गर्तदंती। थीकोडोंट बोलने का मतलब ये होता है, ये हमारा जो बोनी जॉ है, हड्डी का जो ये जबड़ा जो है, इसमें क्या होता है, इस तरीके से ये हमारा बोनी जॉ रहा, इसमें क्या है, ये टीथ जो है इसमें सॉकेट की तरह इसके अंदर फिट होता है, इस वजह से इसे थीकोडोंट बोला जाता है, गर्ददंती। तीसरा है डायफायोडोंट। डायफायोडोंट बोलने का रीजन देखते हैं। इंसान के अंदर में जो होते हैं, मैमल्स में भी 2 तरह के टीथ आते हैं। एक आते हैं टेम्परेरी टीथ, जिसे मिल्क टीथ भी बोलते हैं, दूध के दांत। दूसरा आते हैं परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ आप लोगों ने देखा होगा, जो कि जब पहली बार जो दांत आते हैं वो कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद वो टूटते हैं, फिर से नए दांत आते हैं। इस वजह से 2 बार जो दांत जो आते हैं उसे डायफायोडोंट बोला जाता है। अब आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम में डेंटल फॉर्मूला पूछा जाता है। तो अब देखते हैं डेंटल फॉर्मूला होता क्या है। डेंटल फॉर्मूला बच्चों में, चाइल्ड में अलग होता है और वयस्क एडल्ट में अलग होता है। तो सबसे पहले देखते हैं डेंटल फॉर्मूला चाइल्ड का। ये क्या होता है? 2102 बाय 2102। तो ये देखिए 2 2 4 1 5, तो टोटल कितने हो गए? 10 इंटू 2, 20 हो गए कितने चाइल्ड में टीथ। इधर देखिए इंसीजर कितने, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये एडल्ट का दिया हुआ है। जैसे कोई भी ये रहा, इस तरीके से आप लोग देखिए, पहला नीचे का जॉ इसी तरीके से ऊपर का रहेगा। तो 2 इधर से हो गया, फिर 1, फिर 2, यहां पे 2, 1 और 2। इसी तरीके से ये जो नीचे में रहा ये ऊपर में रहता है। टोटल मिला के कितने होते हैं टीथ? 20। इसका फॉर्मूला क्या है चाइल्ड में? 2102। फिर एडल्ट में देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2123 बाय 2123। टोटल कितने होते हैं? 32। देखिए 3 2 5 1 6 2 8, 8 इधर हो गए, 8 इधर हो गए, 16 16 ऊपर होते हैं। तो बच्चों में कौन सा ऐसा टीथ है जो एक मतलब पूरी तरह से एब्सेंट होता है? तो प्रीमोलर जो है, ये पहला जो टीथ लिखा जाता है इसे इंसीजर बोलते हैं। डिनोट कर दे रहा हूं, इंसीजर, इसको कैनाइन, इसको प्रीमोलर, इसको मोलर बोलते हैं। तो कौन सा टीथ जो है बच्चे में एब्सेंट है? प्रीमोलर टीथ जो है बच्चे में एब्सेंट होते हैं। तो टोटल कितने ऐसे दांत होते हैं जो एक ही बार आते हैं? तो वो टोटल 12 है। कारण है 20 जो दांत जो आए हुए हैं बच्चे में, ये तो टूट जाएंगे फिर से आएंगे। तो टोटल कितने? 32। इसमें से 12 दांत ऐसे हैं जो एक ही बार आते हैं। ये देख लिया। फिर यहां पे देखिए मोलर में पहले बच्चे में कितना होते हैं? 2, और एडल्ट में कितने होते हैं? 3।
तो टोटल कितने 4 दांत ऐसे होते हैं मोलर के, जिसे अक्ल के दांत बोला जाता है। अक्ल के दांत बोलने का रीजन ये होता है, जब ये टीथ आते हैं पर्सन में, तो उस टाइम तक में इंसान मेंटली ऐसा सोचा जाता है वो मैच्योर हो चुके, समझदार हो चुके हैं, इस वजह से उसे अक्ल के दांत बोला जाता है। ऐसा नहीं होता ये दांत आने के बाद इंसान में अक्ल आने लगती है। ये देख लीजिए यहां पे फॉर्मूला जो था 2 1 2 3, ये हो गया ह्यूमन एडल्ट का। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है एलिमेंट्री कैनाल में माउथ का टंग है। हम लोगों ने ये टीथ तो पढ़ लिया, अब हम देखते हैं टंग, जीव। यह एक मस्कुलर ऑर्गन है। जीव जो है मस्कुलर मांसपेशीय अंग है। मस्कुलर बोलने का रीजन है इसमें जो है बोन एब्सेंट होता है, बोन नहीं होता है, इस वजह से इसे मस्कुलर ऑर्गन बोला जाता है। और ये टंग जो है यह एक सेंसरी ऑर्गन है। हमारे बॉडी में कितने सेंसरी ऑर्गन है? टोटल 5 है। टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन है। आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। हर किसी का अपना अपना काम है, हर किसी का अलग तरीके से उसे सेंस करते हैं। अब हम देखते हैं ये टंग जो होता है ये फ्रेंडुलम से जुड़ा हुआ होता है। जब आप लोगों ने ये अब देखिएगा, अपना जीव को ऊपर करके देखिएगा तो ये नीचे में अंदर से यहाँ पे एक कुछ जुड़ा हुआ होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम। टंग किससे जुड़ा हुआ होता है? फ्रेनुलम से जुड़ा हुआ होता है। और टीथ के ऊपर में छोटे छोटे दाने जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, उसे क्या बोलते हैं? पेपिली बोला जाता है। इसी पे टेस्ट बड रहता है। अब फिर हम आगे देखते हैं इस पे कौन कौन से टेस्ट बड होते हैं। हमारे पूरे कंप्लीट जीव में क्या एक ही सभी जगह सेम टेस्ट होता है? नहीं, हर जगह पे अलग अलग पोर्शन वहां पे आपको दिखा रहा हूं। ये जो सबसे आगे का पोर्शन जो होता है ये सॉल्टी टेस्ट होता है। टिप, जीव के जो टिप वाला पोर्शन होता है ये सॉल्टी टेस्ट होता है। फिर उसके नीचे जो पोर्शन है उसके पीछे का वो स्वीट टेस्ट होता है। और दोनों साइड का जो टेस्ट होता है वो सॉर टेस्ट होता है। और सबसे लास्ट में कौन सा टेस्ट होता है? बीटर टेस्ट होता है। और बीच में जो होता है ये उमामी टेस्ट होता है। हम लोगों ने टंग भी देख लिया, टीथ भी देख लिया। इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने कवर कर लिए। सबसे पहले एक आपको ये याद रखना है, ये फ्रेनुलम याद रखना है। दूसरा, ये डेंटल फॉर्मूला जो है बच्चों का और एडल्ट का है, इसे याद रखना है। और कितने तरह के टीथ होते हैं? 20 होते हैं बच्चे में, 32 एडल्ट में होते हैं। टोटल कितने टीथ होते हैं जो एक ही बार आते हैं? ये 12 होते हैं। और 4 टीथ जो होते हैं मोलर, वो उसे विजडम टीथ बोला जाता है, जिसे अक्ल के दांत भी बोला जाता है। तो चलिए अब एलिमेंट्री कैनाल का तीसरा पोर्शन है ईसोफेगस। इसे फूड पाइप भी बोला जाता है। हिंदी में इसे भोजन नली बोलते हैं, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये जो है ईसोफेगस है, भोजन नली है। अब देखते हैं इसका काम क्या है। ये ट्रांसफर ऑफ फूड इनटू स्टोमक। इसका बस एक ही रोल है, जो हमारा ये जो खाना मुंह में आया इससे स्टोमक तक इसे ट्रांसफर करना, बस इसका एक एज ए पाइप जैसा मान लीजिए इसका ट्रांसफर करने का काम है। और इसके सिवा इसका कोई रोल नहीं है। ना तो इसमें कोई ग्लैंड्स होते हैं, ना कोई एंजाइम होते हैं पचाने का, ना एब्जॉर्ब वगैरह कुछ नहीं होता है। इसके अंदर एक मूवमेंट होता है जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रम कुंचन गति बोलते हैं। पेरिस्टाल्टिक का मतलब जैसे आप लोग देखते होंगे पाइप को इस तरीके से दबाते हैं तो अंदर जाएगा, फिर से दबाते हैं अंदर जाएगा, फिर से दबाते हैं तो अंदर जाएगा। इस तरीके से प्रेशर लगता है और ये खाना जो है माउथ से स्टमक तक जाता है। इसोफेगस में नो डाइजेशन, नो एब्जॉर्प्शन। इसोफेगस में ना कोई पाचन होता है, ना कोई अवशोषण होता है। एक चीज और देखते हैं यहां पे, क्या एक ये ऑर्गन देखिए फेरिंग्स। यहां पे ये जो आ रहा है ये इस तरीके से ट्रेकिया में बढ़ जाता है और इधर ये इसोफेगस में। यहां पे एक जो कॉमन ऑर्गन होता है इसे फेरिंग्स बोलते हैं। यह कॉमन फॉर बोथ
एयर एंड फूड। ये आपको बहुत बार क्वेश्चन में मिलेगा, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो खाने के लिए और पानी के लिए, एयर के लिए सॉरी, दोनों कॉमन है, कॉमन फॉर बोथ एयर एंड फूड। इसके बाद ये इसोफेगस में खुलेगा और ये नीचे ट्रैकिया में, विंड पाइप में चेंज, ये सेपरेट हो जाते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का हम लोगों ने कितने पोर्शन देख लिए? माउथ पढ़ लिया, दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसोफेगस पढ़ा। फिर हमारा तीसरा पोर्शन क्या रहा? स्टोमक, इसको हिंदी में बोलते हैं पेट और आमाशय। यह स्टोमक भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशीय अंग है। मांसपेशीय बोलने का रीजन तो आप लोगों ने अभी देखा, जो इसमें कोई बोन नहीं होते, ओनली मसल्स का बना हुआ होता है, इस वजह से इसे मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। स्टोमक जो होता है, जो ये 4 से 5 घंटे तक खाने को स्टोर करके रखता है। ये देखिए, ये स्टोमक रहा। अब इसके पार्ट्स को हम लोग देखते हैं। ये ईसोफेगस, ऊपर से ईसोफेगस से जुड़ा हुआ रहता है और नीचे ये लार्ज इंटेस्टाइन से, यहाँ पे देख रहे हैं सुपेरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम, ये लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस वाले पोर्शन को कार्डियक बोलते हैं, इसे फंडस बोलते हैं और इसे पाइलोरिक बोलते हैं। अब जो खाना ऊपर से एक बार यदि आ जाता है तो फिर ऐसा, यदि यहाँ पे कोई ना कुछ तो स्फिंक्टर लगा हुआ रहेगा जो इसको खाने को फिर वापस ऊपर ना चला जाए, इसे रोकने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा स्फिंक्टर रहता है? इसे बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। अब देखिए, नाम से ही याद रख सकते हैं, 3 पोर्शन है, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है ऊपर वाले पोर्शन में, इसे कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, और जो नीचे में जो पोर्शन होता है इसे पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। फिर अब आगे देखते हैं, स्टोमक में बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस मिलके काइम बनाता है। हम लोगों ने माउथ में ये देखा था, फूड को छोटे छोटे फॉर्म में जो कन्वर्ट किए थे टीथ से चबाने के बाद, तो उसे बोलस बोला गया था। और उस पर यदि गैस्ट्रिक जूस एक्ट करता है स्टमक में, उससे ये जो बोलस जो गैस्ट्रिक जूस से मिलने के बाद जो फॉर्म, फूड का जो फॉर्म रहता है, उसे हम काइम बोलते हैं। ये दोनों याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में ये पूछा जाए, माउथ में जो फूड का जो फॉर्म बना था उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलस बोला जाता है, और पेट में जो फॉर्म था उसे काइम बोलते हैं। एक चीज और, ये स्टमक का शेप क्या होता है? ये जे शेप होता है, और ये हमारे ऑर्गन की, ये जो स्टमक होता है लेफ्ट साइड होता है। स्टमक में जो है HCl और म्यूकस का प्रोडक्शन होता है। HCl और म्यूकस का प्रोडक्शन कहाँ होता है? स्टमक में होता है। अब देखते हैं HCl का pH क्या रहता है, जब पेट में जो रहता है उसका pH 1.8 होता है। और म्यूकस का क्या रोल होता है? जो ये जो स्टमक है, इस तरीके से म्यूकस एक लेयर छोटा सा बना के रखता है। कारण है ये जो pH है 1.8, ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, जो पेट को ना नुकसान पहुंचाए, पेट को ही ना मतलब कोरोजन टाइप से कर दे, अल्सर कर दे। उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, एक म्यूकस का लेयर बना दिया जाता है जो उस एसिड से बचा के रखता है। यहां पे देख रहे हैं, मेंशन कर दिया गया, म्यूकस लेयर प्रिवेंट स्टमक फ्रॉम HCl। तीसरा ऑर्गन देख लिया। फिर चौथा हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अभी हम लोग 3 पार्ट में जो बोला था पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटेड ग्लैंड्स एंड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग चौथा पोर्शन पढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हिंदी में छोटी आंत भी बोलते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 6 to 6.35 मीटर। ये देखिए, ये स्टमक रहा, ये इसमें से कहां पे खुला? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो पिंक कलर का ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। एक तो ड्यूडेनम है, पहला ड्यूडेनम, दूसरा कौन सा है? जेजेनम, तीसरा है इलियम। जेजेनम, इलियम। और ये इलियम जो है लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। ड्यूडेनम जो होता है, इसका साइज क्या है, इसका शेप क्या होता है? आकार इसका सी शेप होता है ड्यूडेनम का। ड्यूडेनम में क्या होता है? सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है।
यदि ये पूछा जाए मेन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज़्यादा डाइजेशन पाचन कहाँ होता है, तो इसका आंसर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जिसका नाम है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन होता है। और जेजनम में जो होता है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। खाना जब डाइजेस्ट हो जाते हैं वो एब्जॉर्ब सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, जेजनम में होते हैं। एक बात ये जानते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन जो बोला जाता है, इसको इस तरीके से नेमिंग करने के पीछे का रीजन क्या है। साइज में स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। लेंथ जो होती है, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ग्रेटर देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो फिर इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, इसकी लंबाई ज्यादा होने की वजह भी, इसके पीछे का रीजन है इसकी डायमीटर कम है, व्यास जो है इसकी कम होती है। इसकी जो डायमीटर है स्मॉल इंटेस्टाइन की डायमीटर कम रहा और इसकी डायमीटर ज्यादा रहता है, इस वजह से ये नेमिंग डायमीटर के बेसिस पे किया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है पांचवा, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हिंदी में बड़ी आंत बोलते हैं। ये बड़ी आंत जो होते हैं इसके भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। हिंदी में भी यही बोला जाता है। देखिए यहां से जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन था इस तरीके से, ये यहां से लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम में जुड़ता है, फिर ये सीकम हो गया, ये कोलन हो गया और ये रेक्टम हो गया। इसकी डायमीटर जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन की ज्यादा होती है। देखिए सीकम ये रहा, कोलन को भी 3 भाग में डिवाइड किया, असेंडिंग कोलन जो ऊपर की ओर जा रहा, ट्रांसवर्स कोलन ये रहा और डिसेंडिंग कोलन, और यहां पे ये सिग्मोइड कोलन है फिर, और ये रेक्टम में आगे खुलता है। अब हम लोग जो है सेकेंड पोर्शन पढ़ेंगे। सेकेंड पोर्शन हम लोगों ने पहले एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट पढ़ लिया, माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये 5 पढ़ लिए। अब हम देखते हैं उससे रिलेटेड जो भी ग्लैंड्स है, डाइजेस्टिव, ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो है, डाइजेस्टिव ग्लैंड पाचन संबंधित ग्रंथि। इसी तरीके से यहाँ पे भी पहले माउथ का पढ़ेंगे। तो माउथ में देखते हैं मुंह में कौन से ग्लैंड्स होते हैं। माउथ में जो होते हैं सलेवरी ग्लैंड होते हैं, लार ग्रंथि जिसे हिंदी में बोला जाता है। ये लार ग्रंथि जो होते हैं 3 पेयर में होते हैं। सबसे पहला जो है उसे पैराटॉइड सलेवरी ग्लैंड बोला जाता है। ये चिक के पास होता है, चिक के बिलों में। ये वाला जो है इसे पैराटॉइड ग्लैंड बोलते हैं। ये चिक के पास जो होता है ये वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, पैराटॉइड ग्लैंड बोलते हैं, पैराटॉइड सलेवरी ग्लैंड। ये जो पैराटॉइड सलेवरी ग्लैंड होते हैं ये लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड होते हैं। ये कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा जो कि लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड कौन सा होता है, तो ये होगा पैराटॉइड सलेवरी ग्लैंड, ये लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड होते हैं। इसके जो नलिका होती है, डक्ट जो होते हैं, उसका क्या नाम है, स्टेन्सन्स डक्ट, और ये क्या करता है, सलाइवा 20% सिक्रेट करता है। फिर दूसरा हमारा है सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी सलेवरी ग्लैंड। ये लोअर जॉ के पास प्रेजेंट होता है और इसके डक्ट को क्या बोला जाता है, नलिका को वार्टन्स डक्ट और वार्टन नलिका बोला जाता है, और ये सबसे ज्यादा सलाइवा को सेक्रेट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाएगा क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। जो कौन से सलेवरी ग्लैंड है ये सबसे ज्यादा सलाइवा को सेक्रेट करते हैं, वो है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी सलेवरी ग्लैंड। और ये कितना परसेंट सलाइवा सेक्रेट करते हैं, 70% सेक्रेट करते हैं। फिर तीसरा है सब लिंगुअल ग्लैंड। ये जीभ के नीचे होता है। इसके डक्ट को क्या बोला जाता है, रेवेनस डक्ट, हिंदी में रेवेनस नलिका। और ये सलाइवा कितना सेक्रेट करते हैं, 5%, यानी कि सबसे कम सलाइवा सेक्रेट करते हैं। सबसे ज्यादा सलाइवा कौन सेक्रेट करते हैं, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी, और सबसे कम सब लिंगुअल।
देखिए यहाँ पे डायग्राम में भी मेंशन किया हुआ है पैराटॉइड। कभी आप लोग देख रहे होंगे किसी पर्सन को गले में ये चिक्स के पास इन्फेक्शन हो जाता होगा, ये चिक्स के पास जो इन्फेक्शन हो जाता है वो सूज जाता होगा, उसके ऊपर एक टेप जैसा कुछ चिपकाया जाता है। वो कहाँ पे इन्फेक्शन होते हैं? पैराटॉइड ग्लैंड में इन्फेक्शन होने की वजह से वो सूजन आता है। अब देखिए सब मैंडिबुलर है, फिर तीसरा है सबलिंगुअल, जीभ के नीचे में। अब इसी में देखते हैं सलाइवा के बारे में पढ़ते हैं। माउथ में सलेवरी ग्लैंड क्या करता है? सलाइवा जो सेक्रेट करता है। अब सलाइवा के बारे में हम पूरा रोल पढ़ते हैं। सलाइवा क्या होता है? सलाइवा हिंदी में जिसे लार बोलते हैं, इसका पीएच कितना होता है? 6.8, स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा एसिडिक होता है। और लगभग डेली जो है 1.5 लीटर सलाइवा सीक्रेट होता है। डेली कितना सलाइवा सीक्रेट होता है? 1.5 लीटर सीक्रेट होता है। अब सलाइवा का कंपोजिशन देखते हैं, सलाइवा में क्या सब पाया जाता है। तो उसमें 99% जो है वाटर पाया जाता है, पानी 99% होते हैं और 0.5% सोल्यूट होते हैं। उसमें बहुत तरह के सोल्यूट होते हैं, उसमें सोडियम आपको मिल जाएगा, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, ये सारे ये आयंस उसमें प्रेजेंट होते हैं सलाइवा में। कुछ और रोल है सलाइवा में, ये एंटीबैक्टीरियल एंजाइम कहलाते हैं, जीवाणुरोधक। और ये एंटीबैक्टीरियल एंजाइम कौन सा पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। ये क्या करते हैं? जब कभी आप लोगों ने देखा होगा हाथ वगैरह कट जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसे सलाइवा से लगाते हैं, थूक से लगाते हैं, जिससे क्या होता है वहां पे एंटीबैक्टीरियल एक्शन काम करता है और वहां पे कोई भी बैक्टीरिया वगैरह को यदि इनकेस ग्रोथ होने से उसे रोकता है। और इसमें कौन से एंटीबॉडी मिलता है? IgA एंटीबॉडी सलाइवा में मिलता है। और सलाइवा में एंजाइम कौन से होते हैं? इसमें सलेवरी अमाइलेज, जिसे टाइलिन भी बोला जाता है, सलेवरी अमाइलेज को। सलाइवा में कौन सी एंजाइम पाया जाता है? सलेवरी अमाइलेज या टाइलिन। ये टाइलिन का काम क्या है? हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, शर्करा, हम लोग स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसको क्या करता है? माल्टोज में कन्वर्ट करता है। कौन? सलेवरी अमाइलेज। माउथ में जो म्यूकस रहता है, इसका काम क्या है? म्यूकस का रोल क्या है? लुब्रिकेशन में, खाना को स्मूथ बनाने में, जो कि इजीली जो है हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है डेलिकेट होते हैं, इतने मुलायम होते हैं, उसको कोई इम्पैक्ट ना पड़े, इस वजह से म्यूकस का रोल होता है लुब्रिकेशन में, चिपचिपाहट देने में। फिर हमारा नेक्स्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है, जिसको हिंदी में भोजन नलिका बोलते हैं, इसमें ना कोई ग्लैंड होता है, ना कोई डाइजेशन होता है, ना कोई एब्जॉर्प्शन होता है। फिर हमारा तीसरा ऑर्गन कौन सा है? स्टोमक। इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, ये 4 से 5 घंटे को खाने को एब्जॉर्ब करता, मतलब रखता है, स्टोर करके रखता है। अब देखते हैं स्टोमक में कौन कौन से ग्लैंड होते हैं और उसमें कौन से सेल्स होते हैं। स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, हिंदी में भी गैस्ट्रिक ग्लैंड ही बोलते हैं। और उस गैस्ट्रिक ग्लैंड में कितने तरह के सेल होते हैं? 3 तरह के सेल होते हैं। सबसे पहला क्या है? म्यूकस नेक सेल। देखिए आप लोग वैसे नॉर्मली यदि गाइड बुक वगैरह में पढ़िएगा तो उसमें आपको बस 2 ही तरह के सेल मिलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड में, पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, दूसरा पेप्टिक सेल और चीफ सेल। म्यूकस नेक सेल जो है ये ओनली एनसीईआरटी में ये मेंशन किया गया है, इस वजह से मैंने इसे कवर किया है। और यहाँ पे मैंने जो भी पॉइंट्स कवर किए ये सारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो सबसे पहला सेल कौन सा है? म्यूकस नेक सेल। ये क्या सीक्रेट करते हैं? म्यूकस सीक्रेट करते हैं। म्यूकस का काम क्या है? लुब्रिकेशन, इस खाने को स्मूथ करने में। और ये क्या करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट फ्रॉम एसिडिक पीएच। ये जो ये HCl का जो पीएच 1.8 है, इससे कौन बचाता है? म्यूकस जो है पेट को बचाता है। कारण है ये पीएच जो है पेट को कोर्सिव कर देगा, ये स्टमक को। फिर हमारा नेक्स्ट है पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल। पैराइटल सेल क्या करता है? HCl सीक्रेट करता है। CIF का फुल फॉर्म होता है केस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर। पैराइटल सेल क्या क्या सीक्रेट करते हैं? HCl और दूसरा केस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर।
ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का रोल क्या होता है? ये विटामिन बी ट्वेल्व के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फिर हमारा तीसरा है पेप्टिक सेल और चीप सेल। पेप्टिक सेल और चीप सेल जो होते हैं ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन सेक्रेट करते हैं। ये इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम है। ये जो पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में है। और ये प्रोरेनिन किस में पाया जाता है? तो ये चाइल्ड में ज्यादा डेवलप होता है, और जैसे जैसे धीरे धीरे चाइल्ड एडल्ट में एज बढ़ता है, एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, ये प्रोरेनिन एंजाइम जो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, ये नहीं डेवलप होते हैं। अब ये इनएक्टिव एंजाइम को पेप्सिनोजेन और दूसरा प्रोरेनिन को कौन कन्वर्ट करते हैं एक्टिव एंजाइम में? ये HCl, जो पैरेटल सेल जो HCl सेक्रेट करते हैं, इसे एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन को HCl करते हैं। पेप्सिनोजेन किस में कन्वर्ट होता है? पेप्सिन में, और प्रोरेनिन रेनिन में। ये एक्टिव फॉर्म हो गया। फिर दूसरा हम देखते हैं गैस्ट्रिक जूस। स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक पॉइंट और देखते हैं HCl का और रोल क्या है। ये हम लोग जो आयरन लेते हैं ये कौन से फॉर्म में लेते हैं? Fe+3 के फॉर्म में लेते हैं। और ये कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है हमारे ब्लड में? Fe+2 के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है। तो इसके ये Fe+3 जो है फेरस फॉर्म को फेरिक फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? HCl कन्वर्ट करता है। और ये जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस का pH क्या होता है? 1.8 नॉर्मली हम लोग पढ़े हैं, और ये 1.5 टू 2.0 के बीच में होता है। गैस्ट्रिक जूस कितना रिलीज होता है? 2 से 3 लीटर पर डे होता है। अब देखते हैं बच्चे में जो गैस्ट्रिक जूस होता है और इन्फेंट और दूसरा एडल्ट में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले एडल्ट में देखते हैं, वयस्क में। और ये इन्फेंट 0 से लेके 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट बोला जाता है। तो एडल्ट में जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें क्या सा पाया जाता है? एक तो HCl आपको मिलेगा, दूसरा पेप्सिनोजेन जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, तीसरा गैस्ट्रिक लाइपेज। तो बच्चे में भी क्या होता है? HCl मिलता है, पेप्सिनोजेन मिलता है, एक एंजाइम एक्स्ट्रा मिलता है जिसको प्रोरेनिन बोला जाता है। ये बच्चे में मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ये एंजाइम। प्रोरेनिन का क्या काम है? मिल्क को डाइजेस्ट करना। और तीसरा गैस्ट्रिक लाइपेज। बस एक ही ऐसा कौन सा एंजाइम है, कभी पूछा जाए क्वेश्चन में, जो ओनली बच्चे में पाया जाता है, एडल्ट में नहीं पाया जाता है, तो इसका क्या नाम आएगा? प्रोरेनिन या रेनिन एंजाइम। ये इनएक्टिव फॉर्म है, इस वजह से इसे प्रोरेनिन बोलते हैं। जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसे रेनिन बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट ग्लैंड जो है ये है पेनक्रियाज, जिसको हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। ये पेनक्रियाज होता कहाँ पे? ये बिटवीन सी शेप ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो होता है उसका शेप क्या होता है? सी शेप होता है, उसके बीच में पेनक्रियाज होते हैं। ये पेनक्रियाज जो है हेटेरो मतलब अलग अलग तरह के ग्लैंड होते हैं। कौन कौन से ग्लैंड होते हैं? एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। कौन? पेनक्रियाज। इस वजह से इसे हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। अब हम देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड, दोनों इसको पढ़ेंगे। ये जो पेनक्रियाज का लगभग 99% जो सेक्रेशन होता है ये एक्सोक्राइन पार्ट करते हैं, और 1% सेक्रेशन कौन करते हैं? इंडोक्राइन पार्ट करते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट का जो यूनिट होता है, इकाई होता है, इसे एक्टिनी बोला जाता है। और इंडोक्राइन पार्ट के यूनिट को क्या बोला जाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। ये इंडोक्राइन पार्ट क्या करते हैं? हार्मोन सीक्रेट करते हैं। हार्मोन जो सीक्रेट करते हैं, ये इसके यूनिट जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, 2 तरह के हार्मोन सीक्रेट करते हैं, एक इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन के बारे में हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड जब पढ़ेंगे उस टाइम में इसे डिटेल में देखेंगे। ये कौन सा सेल सीक्रेट करता है, ग्लूकागोन का रोल क्या है, इंसुलिन का क्या रोल है, कौन इसमें से ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, कौन कम करता है। इसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ लेंगे उस टाइम में डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है।
अब देखिए लोकेशन इसका पेनक्रियाज का, ये रहा आपका पेनक्रियाज, और देखिए ये ड्यूडेनम जो है, सी शेप ड्यूडेनम, इसके बीच में जो है ये पेनक्रियाज रहा, और ये ऊपर से ये लीवर रहा, और यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर रहा। फिर नेक्स्ट क्या है, लीवर, जिसको हिंदी में जिगर भी बोलते हैं। इसका वजन कितना होता है नॉर्मली 1.2 to 1.5 kg। दो चीज याद रखना है, लीवर जो है यह एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। कभी पूछा जाए क्वेश्चन में लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो इसका आंसर क्या आएगा, लीवर। और यदि कभी पूछा जाए लार्जेस्ट ऑर्गन, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्किन आएगा। तो लीवर के सेल को क्या बोला जाता है, हेपेटिक सेल बोला जाता है। और हेपेटिक लोब्यूल्स जो है ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है किसका, लीवर का। जिस तरीके से नेफ्रॉन जो होता है किडनी का फर्स्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसी तरीके से हेपेटिक लोब्यूल जो है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है किसके, लीवर के। रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई इसको हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए इसके जो फेगोसाइटिक सेल होते हैं लीवर के, जो बाहर से पैथोजन जो आते हैं, तो उसे जो बैक्टीरिया को जो फेगोसाइटिक किया जाता है, इन द सेंस खा दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है, इनगल्फ कर लिया जाता है, उसके सेल को क्या बोला जाता है, कफर सेल। लीवर के सेल को के फेगोसाइटिक सेल को क्या बोला जाता है, कफर सेल बोला जाता है। अब देखिए लीवर जो है इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये राइट साइड में होता है। ये देखिए सी शेप ड्यूडेनम जो है इसके ऊपर है, इसके नीचे पेनक्रियाज रहा, तो इसके दो लोब होते हैं, एक ये राइट लोब रहा, इसको लेफ्ट लोब बोलते हैं। राइट लोब का साइज ज्यादा है एज कंपेयर टू लेफ्ट लोब, देख रहे हैं, और लेफ्ट लोब का साइज छोटा है। इसमें से जो डक्ट निकलते हैं इसे हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, और यहां से जो डक्ट निकलते हैं गॉल ब्लैडर से, इसे सिस्टिक डक्ट बोला जाता है। अब ये देखते हैं जो कि लीवर का काम क्या होता है। लीवर का काम है बाइल का सिक्रेशन करना, और गॉल ब्लैडर का क्या काम है, बाइल को स्टोर करके रखना। किसका काम है, गॉल ब्लैडर का काम है बाइल को स्टोर करके रखना। देखिए यहां पे डिटेल में डायग्राम दिया हुआ है। गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट है यहाँ पे, ये ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट हेपेटिक डक्ट, ये राइट साइड से जो ये निकला लीवर रहा, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ये रहा। अब चलिए देखते हैं लीवर में ये जो बाइल जो है कौन सिक्रेट करता है, बाइल सिक्रेटेड बाय लीवर, लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। अब बाइल का फंक्शन क्या है, बाइल हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये फैट को जो वसा जो होता है इमल्सिफाइड करता है। इमल्सिफाइड बोलने का मतलब होता है मथना, इन द सेंस छोटे छोटे फॉर्म में करना। आप लोग देखे होंगे जब घी बनाया जाता है तो उसके जो फॉर्म होते हैं सॉलिड फॉर्म में, उसे ये छोटे छोटे फॉर्म में, इन द सेंस घी के फॉर्म में जो कन्वर्ट होता है उसी को बोलते हैं इमल्सिफाइड। मतलब फैट के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, इसे इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। लीवर सीक्रेट बाइल जूस, जो बाइल जूस जो सीक्रेट करता है लीवर, इसमें क्या सब मिलता है, इट कंटेंट कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन। बाइल जूस जो सीक्रेट किया गया इसमें कोलेस्ट्रॉल मिलेगा आपको, और लेसिथिन और बाइल सॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब हम लोगों ने देख लिया यहां तक। अब देखते हैं हम लोग इंटेस्टाइनल ग्लैंड। सबसे पहले माउथ का ग्लैंड देख लिया, फिर दूसरा देख लिया इसोफेगस में कोई ग्लैंड नहीं होते। फिर हम लोग आगे कहाँ पे, स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड देखा, फिर लीवर देखा, पेनक्रियाज देखा, अब आगे देखेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड। देखिए हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल भी इसी पोर्शन में पढ़ा था, उससे रिलेटेड ग्लैंड्स भी उसी तरीके से पढ़ेंगे, फिर डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन भी इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड देखते हैं, आंत की ग्रंथि।
ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होते हैं ये इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करते हैं, जिसे सकस इंटेरिकस बोला जाता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड का पीएच कितना होता है? 7.8, जिसे बेसिक होता है, 7 से ज़्यादा है। माउथ में जो सलाइवा था उसका पीएच कितना रहा? 6.8। पेट में जो HCl रहा उसका पीएच कितना? 1.8। और गैस्ट्रिक जूस इंटेस्टाइनल जूस जो रहा इसका पीएच कितना है? 7.8। इंटेस्टाइनल जूस जो होता है 1 लीटर पर डे सीक्रेट होता है। देखिए यहां तक हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड पढ़ लिया। अब तीसरा पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, पाचन की प्रक्रिया। तो इसमें हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में सबसे पहला होता है, ये देखिए, खाना यहां से खाते माउथ, फिर ईसोफेगस, ये लीवर, स्टमक, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा हम लोगों ने देख लिया सबका रोल। अब देखिए प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में सबसे पहला देखते हैं इंजेक्शन ऑफ फूड, खाना का अंतःकरण होना। मतलब हम लोग जो फूड लेते हैं उसे इंजेक्शन ऑफ फूड बोलते हैं। डीग्लूटिनेशन मतलब यहां से अंदर जो घुटते हैं इसे डीग्लूटिनेशन बोलते हैं। तीसरा है डाइजेशन, तीसरा स्टेप जो होगा डाइजेस्ट होगा कहां पे? कुछ माउथ में भी होते हैं, कुछ स्टमक में भी होते हैं, कुछ इंटेस्टाइन में भी होते हैं, मैक्सिमम इंटेस्टाइन में ही होते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन होगा खाने का, फिर एसिमिलेशन इन द सेल, ये जो खाना जो डाइजेस्ट हुआ सेल में जाके वो एसिमिलेट होगा। और लास्ट में डिफिकेशन, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है इसे बाहर निकलना, उसे डिफिकेशन बोलते हैं। टोटल 6 स्टेप्स हैं। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके देखते हैं ये किस तरीके से डाइजेस्ट होता है। हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं कौन से फॉर्म में लेते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। और ये स्टार्च में कौन सा बॉन्ड होता है? जब भी कार्बोहाइड्रेट में बॉन्ड पूछा जाए तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। तो डाइजेशन का अल्टीमेटली क्या काम है? ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल रहे, इसके बॉन्ड को तोड़ देंगे तो ये छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। बस यही रोल है, ये बॉन्ड को तोड़ना। ये जो स्टार्च में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़कर सिंपल शुगर मींस ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब होंगे। ये ओनली स्टार्च जो है इसका डाइजेशन मुंह से स्टार्ट होता है। यदि पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इस सब में से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसका डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट होता है, तो ओनली स्टार्च ऐसा है, मींस कार्बोहाइड्रेट, जिसका डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें जो जूस होते हैं माउथ में उसे सलाइवरी जूस बोलते हैं, सलाइवरी एंजाइम। तो स्टार्च जो होता है ये माल्टोज में कन्वर्ट होता है। माउथ में ओनली 30% स्टार्च जो है डाइजेस्ट होता है, और ये स्टार्च है माल्टोज में कन्वर्ट हुआ, ये है डाइसेक्राइड है। इसमें कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है? उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन। और ये कौन से पीएच पे काम करता है? 6.8 पीएच पे। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट था माउथ में से अब आगे जो ऑर्गन में जाएगा ये देखेंगे, यहाँ पे कितना परसेंट डाइजेस्ट हुआ? ओनली 30%। अब देखते हैं पेनक्रियाज, इसोफेगस का कोई रोल नहीं है। पेनक्रियाटिक जूस जो होता है उसका रोल देखते हैं। अब जो 70% जो स्टार्च बच गया था, अब इस पे जो पेनक्रियाटिक जूस एक्ट करेगा और यह एक किस में कन्वर्ट होगा? माल्टोज, यह एक डाइसेक्राइड है, और इसमें एंजाइम कौन सा यूज हुआ? पेनक्रियाटिक अमाइलेज। और यदि माउथ में पूछा जाए तो सलाइवा होता है, तो सलाइवरी अमाइलेज। दोनों का पीएच देख लीजिए, ये 6.8 पीएच है और इसका 7.8 पीएच है। फिर अब हम देखते हैं, ये पेनक्रियाटिक जूस तो हो गया, ये अभी भी माल्टोज, ये ग्लूकोज के फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं हो पाया है, तो अभी हम इसे ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पेनक्रियाटिक जूस, फिर आगे का क्या पढ़ेंगे? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है? सकस इंटेरिकस। ये जो एंजाइम जो कंटेंट करते हैं उसे
ये इंटेस्टाइनल जूस में सकस इंटेरिकस होते हैं। ये सारे एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम कंटेन करते हैं। अब देखते हैं ये जो माल्टोज जो है ये किस में ब्रेक होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, और ये इसमें कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, माल्टेज। लैक्टोज जो होता है यह एक मिल्क शुगर होता है। कभी क्वेश्चन में पूछा जाए मिल्क में जो दूध में होता है कौन सा शुगर होता है, तो उसका क्या आंसर आएगा, लैक्टोज। लैक्टोज किस में ब्रेक होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। इसमें कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, लैक्टेज। सुक्रोज जो होता है यह भी एक डाइसेक्राइड है। ये सारे डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड उसे बोलते हैं जब दो मोनोसेक्राइड मिलके बनते हैं। तो सुक्रोज जो होता है किसमें ब्रेक होगा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। इसमें कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, सुक्रेज। देखिए जो नाम है इसी में बस एज लगा दिया गया है, यही बस एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए अभी तक जो भी हम लोग पढ़े थे इससे बस एक एंजाइम का ही नाम याद रखिएगा, और वो भी एंजाइम बस ये डाइसेक्राइड के नाम पे ही सारे एंजाइम दिए हुए हैं। अब हमारा है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन। तो प्रोटीन में हम हर कोई जानते हैं प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब क्या करेंगे, ये प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड है, इसको तोड़ेंगे और इसे एमिनो एसिड के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होगा। देखिए प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टोमक से होता है, पेट से स्टार्ट होता है, माउथ से नहीं होता है। ये याद रखिएगा, ओनली शुगर ये कार्बोहाइड्रेट का माउथ से स्टार्ट होता है। अब देखते हैं इसमें सबसे पहला देखते हैं, इसमें सबसे पहले देखेंगे सारे एंजाइम्स को। पहला क्या, एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजेन इन गैस्ट्रिक जूस। पेट में जो जाइमोजेन जो इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम्स है इसको पहले क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। पेप्सिनोजेन था और बच्चे में क्या था, प्रोरेनिन। इस पे HCl एक्ट करेगा और ये कन्वर्ट होगा पेप्सिन में और ये रेनिन में, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। फिर दूसरा एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजेन इन पेनक्रियाटिक जूस। अब पेनक्रियाटिक जूस में जो है जाइमोजेन एंजाइम, ये जो भी एंजाइम है इनएक्टिव फॉर्म में उससे एक्टिव फॉर्म करेंगे। पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ट्रिप्सिनोजेन किस में कन्वर्ट होगा, ट्रिप्सिन में। काइमोट्रिप्सिनोजेन किस में कन्वर्ट होगा, काइमोट्रिप्सिन में। एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट होगा। तो ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट किया, इंटेरोकाइनेज। अब ये ट्रिप्सिन जो है इस दोनों को कन्वर्ट करेगा, काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को। अब हमारा इंटेस्टाइनल जूस जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे सकस इंटेरिकस बोला जाता है। क्या नाम है इसका, इंटेस्टाइनल जूस का क्या नाम है, सकस इंटेरिकस। अब हम देखते हैं, अब प्रोटीन का डाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सारे एंजाइम देख लिए सारे ऑर्गन में। अब देखिए प्रोटीन है, ये लार्ज मॉलिक्यूल है। इस पे जो है गैस्ट्रिक जूस जो है सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, स्टोमक से। तो इस पे कौन सा जूस एक्ट करेगा एंजाइम, गैस्ट्रिक जूस का पेप्सिन एंजाइम एक्ट करेगा। पेप्सिनोजेन जो पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ था वो पेप्सिन यहाँ पे एक्ट करेगा कौन से पीएच पे, 1.8 पीएच पे। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्टोन्स में, प्रोटियोज में एंड प्रोटीन में। ये प्रोटीन जो यहाँ पे जो है ये पूरी तरह से नहीं टूटेगा, कुछ बच गए तो फिर उसी तरीके से ड्यूडेनम में ये जो प्रोटीन है फिर से इस पे जो गैस्ट्रिक मतलब ये पेनक्रियाटिक जूस जो है इस प्रोटीन पे एक्ट करेगा और इसे पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज में कन्वर्ट करेगा। अब देखिए ये जो है पेप्टोन्स प्रोटियोज, ये तो अब कहाँ पे जाएगा, ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो है इस पे एंजाइम एक्ट करेंगे। पेप्टोन्स और प्रोटियोज जो है इस पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेंगे, पेनक्रियाटिक जूस एक्ट करेगा जिसका क्या नाम है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इसका पीएच 7.8 है। और ये पेप्टोन्स किस में कन्वर्ट होंगे, डाइपेप्टाइडेज में और एमिनो एसिड में। अब देखिए एमिनो एसिड ये वाला फॉर्म तो एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये डाइपेप्टाइडेज जो है इस पे डाइपेप्टाइडेज इसी नाम से जो एज लगा दिया
ये भी इंटेस्टाइनल जूस है, pH 7.8 पे है। ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाएगा, अमाइनो एसिड के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये आरएनए में और डीएनए में पाया जाता है। आरएनए का फुल फॉर्म ही क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस पे पेनकेटिक जूस एक्ट करेगा जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियस एंजाइम एक्ट किया और ये कन्वर्ट होगा किसमें, न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड किस किस चीजों का बना हुआ होता है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट का। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है किसमें कन्वर्ट होगा, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट में। इसमें कौन सा एंजाइम एक्ट किया, न्यूक्लियोटाइडेज। और ये जो न्यूक्लियोसाइड जो था ये किसमें ब्रेक होगा, नाइट्रोजन बेस और शुगर में। देखिए मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, कारण एनसीईआरटी में जो है ना ये सारे एंजाइम मेंशन किए हुए हैं, इस वजह से मैं कवर कर रहा हूं। आप लोगों को ऐसा ना लगे जो कि बहुत ज्यादा डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूं। फिर चौथा है डाइजेशन ऑफ फैट और लिपिड। ये जो हम लोग जो फैट और लिपिड जो बोल रहे हैं ये हमारे शरीर में हम जो खाते हैं ये कौन से फॉर्म में खाते हैं, फैट जो लेते हैं ये ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में हम इसे खाते हैं। देखिए ये फैट रहा, इसे छोटे छोटे फॉर्म मिसल्स में कन्वर्ट किया गया। ये कौन किया, बाइल ने। बाइल एक्टिवेट करता है लाइपेज को। अब देखिए ट्राइग्लिसराइड जो है ये तो लार्ज मॉलिक्यूल है, इसके छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। ट्राइग्लिसराइड जो है डाइग्लिसराइड में, और फिर डाइग्लिसराइड जो है मोनोग्लिसराइड में। फिर मोनोग्लिसराइड को भी क्या करेंगे, छोटे फॉर्म ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा और सेल्स तक पहुंचेगा। ट्राइग्लिसराइड में कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, पेनक्रियाटिक लाइपेज। डाइग्लिसराइड में इंटेस्टाइनल लाइपेज एक्ट करेगा। फाइनली फैट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन। कभी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में फैट कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, तो आंसर क्या आएगा, काइलोमाइक्रोन। चलिए ये देख लिया हम लोगों ने, डाइजेशन भी देख लिया। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड देखते हैं। फूड का एब्जॉर्प्शन, अवशोषण किस तरीके से होता है और कहां कहां किसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे पहला देखते हैं ओरल कैविटी, इन द सेंस माउथ में। तो इसमें अल्कोहल का और कुछ ड्रग्स का जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब कभी कोई ड्रिंक करता है, लिटिल लिटिल लेता है, तो उसका इफेक्ट जो है ऐसा नहीं होता है 4-5 घंटे बाद उसका असर दिखता है। वो कुछ देर के बाद ही उसका असर दिखने लगता है, हमारे नर्वस सिस्टम पे वो अपना इम्पैक्ट डालने लगता है और आपको उसका इफेक्ट दिखता होगा। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये अल्कोहल जो है माउथ से ही एब्जॉर्ब होने लगता है और इस वजह से उसका इफेक्ट अपना शो करता है। फिर जो यहाँ पे रहा बचा खुचा कसर है, ये स्टोमक में ही जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत भी नहीं पड़ता है, तो उसका इफेक्ट जो है कुछ देर के बाद और दिखने लगता है। फिर कुछ ग्लूकोज का एब्जॉर्ब होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, ये देखते हैं। ड्यूडेनम में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। कभी पूछा जाए सबसे ज्यादा किसका कहां पे डाइजेशन होता है, तो इसका आंसर आएगा ड्यूडेनम। फिर जेजुनम, इलियम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में लगभग ना के बराबर एब्जॉर्प्शन होता भी है थोड़ा बहुत, मिनरल का और कुछ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो मैंने इसे पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड जो है इसे कवर करने का ट्राई किया हूं, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो कुछ भी थे, मैंने सारा कवर कर लिया है। सारे एंजाइम्स, सारे फैक्ट्स सारे मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। चलिए थैंक यू। आपको कैसा वीडियो लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।